जय हिंद। एंड प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और बार बार क्वेश्चंस मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप इंग्लिश कब पढ़ाओगे, लाइव क्लास या हमारी यूट्यूब क्लास कब होगी। तो आप सभी की डिमांड और रिक्वेस्ट पे आपके लिए यूट्यूब क्लास लेके आ चुका हूं। अब इंग्लिश के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनडीए की इंग्लिश की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बस आपने करना क्या है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, जो कि हमारा ड्रीमर्स के नाम से है। पहले मेरी क्लासेस किसी और चैनल पर आया करती थी, वो चैनल डिलीट हो चुका है। तो अब अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इस चैनल पे आपको आना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद आप चीजों कर सकते हो। तो आज ही मेरी पहली क्लास है। अब डेली आपको एक क्लास इंग्लिश के ऊपर मिलेगी। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे और आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक है। आप चाहे 5th क्लास में है, 6th में है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, डजंट मैटर, किसी भी क्लास में आप हैं। अगर आपका सपना है एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना तो ये क्लास केवल और केवल आपके लिए है। एनडीए की इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, अब इंग्लिश में मैं अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिंपल सी और बेसिक सी बातें आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या चाहिए। देखिए, कुछ चीजें आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होंगी जिसमें आपके सामने लेटर है, वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है। सुनने में तो चीजें बड़ी आसान लगती हैं और मजे की बात यह है कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो वो आसान तो है, वाकई में बहुत आसान है। बस थोड़ा शब्दों का फर्क है, थोड़ा शब्दों को समझने का फर्क है, दैट्स इट। तो चीजें आसान है, लगती मुश्किल है, तो उस मुश्किल चीजों को और आसान कराने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, तो यहां पे ना आपने खुद से क्वेश्चन पूछना है, खुद से क्वेश्चन करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। उसका अगर आंसर आपके पास है, इट मींस आपका बेसिक क्लियर है, आपको चीजें आती हैं। अगर आपके पास इन सब चीजों के आंसर नहीं है, इट मींस आपके बेसिक में भी दिक्कतें हैं और उन बेसिक की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके सामने यहां पे खड़ा हुआ हूं। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहला पार्ट आपके पास में क्या होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है हमारे पास कि हमें उस लैंग्वेज के लेटर के बारे में पता हो। तो अब लेटर किसी भी लैंग्वेज के जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर इंग्लिश है तो आपका ABCD XYZ हो गया, वैसे ही अगर आपका हिंदी है तो कै हो गया, कोई और लैंग्वेज है तो उसके अपने अलग लेटर होंगे। अब प्यारे बच्चों, ये जो लेटर हैं A से लेके Z तक, अगर मैं इन लेटर्स को एक सही अरेंजमेंट में, एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट में अगर लिख दूं, जैसे यहां पे मैं अगर एक लेटर से बना दूं कार, तो कार हमारा अपने आप में क्या हो गया भाई, कार हमारा अपने आप में एक वर्ड है। तो यहां से एक वर्ड का डेफिनेशन निकल के आया कि एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होगा सामने, सर फ्रेज क्या है भाई। जैसे कई सारे लेटर को मिला के हमने वर्ड बनाया, वैसे ही कई सारे शब्दों को मिला के हम क्या करेंगे, फ्रेज बना देंगे। वैसे ही फ्रेज के बाद फिर क्लॉज बन जाएगा और क्लॉज के बाद में सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको बेसिक को शुरू करने से पहले कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और चीजों को फिर आपके साथ जो है मैं आगे लेके चलूंगा। तो ये जो चार्ट बच्चों आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें मैंने बखूबी आपको समझाया हुआ है, आपके लिए चीजें आसान करी हुई हैं। तो देखेंगे जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेटर की। अब लेटर क्या है भाई, ABCD XYZ। इन्हीं लेटर से क्या बनेगा, इन्हीं लेटर से बन जाएगा हमारा वर्ड। वर्ड क्या होता है भाई, कैट, बुक, गुड, बॉय, ओनली, राम। जिसका अपना कोई मीनिंग होगा, जिसका अपना पर्टिकुलर मीनिंग होगा, उसको हम वर्ड कह देंगे। अब लेटर्स को अरेंज करके हमने वर्ड बनाया है। अब बच्चों मान लीजिए यहां पे मैं एक वर्ड लिख दूं TAC। अब इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, TAC का कोई लॉजिक भी हमें समझ नहीं आ रहा, कोई सेंस समझ नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको लिख देता हूं कैट, CAT, तो इस वर्ड का मीनिंग है, इस वर्ड का लॉजिक भी है। इट मींस सही अरेंजमेंट लेटर का अपने आप में क्या बनेगा भाई, वर्ड बनेगा। अब जो वर्ड है, वर्ड के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा फ्रेज। फ्रेज क्या होती है भाई, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर एक से ज्यादा शब्द हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, फ्रेज कह देंगे। कौन सी फ्रेज कह देंगे भाई, नाउन फ्रेज कह देंगे। अब जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो फ्रेज भी कई तरह की होती है, लेकिन फिलहाल अगर मान लीजिए मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं माई फ्रेंड की। माई फ्रेंड यहाँ पे फ्रेज है। क्यों फ्रेज है भाई, क्योंकि माई प्लस फ्रेंड, इसको जोड़ के हमने इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को बनाया हुआ है। एक से ज्यादा शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये माई फ्रेंड क्या बना, सेंटेंस में फ्रेज बना। यहां पे इसकी डिटेल की बात करूं तो नाउन फ्रेज बनेगा, लेकिन इसको हम नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहे हैं, ये चीजें हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। वैसे एक और एग्जांपल हमारे सामने है, हिज नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट इज एक्सीलेंट। अब हमें सबको पता है भी इस सेंटेंस के अंदर इस जो है हमारा वो क्या है, वर्ब है।
तो इस सेंटेंस के अंदर फ्रेज क्या है? अब चूंकि बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं कि राम इज माय फ्रेंड, राम इज माय फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में बच्चों हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? राम है। लेकिन इसी राम की जगह पे अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, माय फ्रेंड इज राम, माय फ्रेंड इज राम, तो उस राम की जगह पे हमने क्या करा? माय फ्रेंड लिख दिया। तो जब ये राम था तो नाउन था, सेंटेंस का सब्जेक्ट था, तो यहां पे क्या है? रहेगा तो यहां पे भी नाउन ही, लेकिन शब्द क्या है? एक से ज्यादा हो गए। राम की जगह हमने कुछ और वर्ड यूज कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। और कैसा फ्रेज कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। इसको नाउन फ्रेज ही क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई आगे चल के जब हम डिटेल में फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नाउन फ्रेज क्यों है और बाकी सारी चीजें क्यों है। फ्रेज के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज हमारा क्या कहता है? यू कैन पास द एनडीए एग्जाम इफ यू स्टडी प्रॉपरली। भाई तुम एनडीए एग्जाम पास कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्लॉज क्या होता है बेटा? क्लॉज में हम हमेशा क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं और उसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल के आता है। तो क्लोज के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेम चीज फिर सेंटेंस की है। सेंटेंस क्या कह रहा है? द वाइस मैन रिटर्न होम आफ्टर द सनसेट। भाई वाइस मैन क्या है? रिटर्न होम आफ्टर सनसेट। अब सेंटेंस का मतलब होता है, यानी कि जब किसी सेंटेंस का पर्टिकुलर कोई मीनिंग हो और उसका एक कंप्लीट सेंस हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो अभी हमने बेसिक इतना समझना है कि भाई किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए लेटर के बारे में। जब हम लेटर के बारे में सीख जाएंगे फिर हम पहुंचेंगे वर्ड के पास, वर्ड के बारे में हम सीख जाएंगे फिर हम पहुंचेंगे फ्रेज के पास, जब फ्रेज सीख जाएंगे तो हम जाएंगे क्लॉज के पास और उसके बाद जाएंगे सेंटेंस के पास। इन सारी बातों को सीखने के बाद हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा और बेसिक स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर हम काम करेंगे अपने अगली चीजों पे। तो बच्चों अब आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लेटर के बारे में। अब देखिए यहां से एग्जामिनर बड़ा चालाक है, आपके साथ वो मजाक भी कर सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो लेटर्स क्या होंगे किसी भी लैंग्वेज के? किसी भी लैंग्वेज का लेटर होगा ABCD XYZ, इंग्लिश का हो गया, वैसे अलग अलग लैंग्वेज का। अभी मैंने आपको समझाया था यहां से कैसे एरर आ सकती है। देखिए समझेंगे, उस बात को समझेंगे। ABCD XYZ किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर हैं उन लेटर को हम बेटा क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब जो ये अल्फाबेट हैं, अब आप कहोगे सर यहां से इतनी छोटी चीज से कैसे एरर आ सकती है? ठीक है, तो इतनी छोटी चीज से भी एग्जाम में एरर पूछी गई है। किस तरह से क्वेश्चन बना था मैं आपको दिखाता हूं। बच्चों क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि ही लर्नड द अल्फाबेट of English at the age of 6, at the age of 6, सॉरी अल्फाबेट्स ये था। सो हमारा क्वेश्चन था कि ही लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। अब एग्जाम एनडीए में आया, एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और यहां पे पूछा गया था कि बताओ इस क्वेश्चन के अंदर एरर क्या है। अब जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि लेटर, किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट। अब चूंकि अल्फाबेट ऑलरेडी बहुत सारे लेटर को मिलके हम बोल रहे हैं, तो अल्फाबेट जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जब प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है तो यहां से एस को हटाना पड़ेगा, यानी कि ग्रामेटिकली यहां पे एस का एरर था। सही सेंटेंस क्या होगा? ही लर्नड द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। अब ये बेसिक सी बात है अल्फाबेट की। अल्फाबेट के बाद हम आगे चलेंगे वर्ड के पास। अब देखिए जैसे ही मैंने लेटर के सही अरेंजमेंट से वर्ड को बनाया, बात को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, सारा गेम आपका यहीं पे घूमने वाला है। जैसे ही मैंने लेटर के एक सही अरेंजमेंट से वर्ड बनाया तो मेरे सामने किस तरह के वर्ड निकल के आए? मेरे सामने कुछ इस तरह के वर्ड बने, मोहित बना, ही बना, गुड, लुक, ओनली, एट, ऑन, बाय, बट, एंड, वाओ, ये सारे के सारे हमारे वर्ड बने। अब बच्चों देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई वर्ड है तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा। अब उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही तो पूरी ओवरऑल ग्रामर है। हम ग्रामर में जनरली क्या पढ़ते हैं? ग्रामर में हम जनरली पढ़ते हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारी चीजें आई कहां से? सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो हमारी लेटर से हुई है बच्चे। लेटर के सही अरेंजमेंट को जब हमने लिखा तो वो क्या बना? वर्ड बना। वर्ड का अपना एक मीनिंग तो है, लेकिन उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा। अब यहां पे मोहित है, अब देखिए मोहित किसी का नाम है, तो इस नाम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहां पे वो क्या हो गया बेटे? नाउन हो गया। वैसे ही है, अब ही का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है।
अब यहीं से हमने पूरी ग्रामर को पहले बेसिक लेवल पे समझ लेना है और बेसिक लेवल पे ग्रामर को समझने के बाद चीजों को हमने आगे लेके चलना है। अब देखिए बच्चों क्या कहा गया, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स के ग्रुप को क्या विच हैज अ मीनिंग, यानी कि लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका अपना कोई मीनिंग हो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। एग्जांपल्स आपके सामने है मोहित। अब बच्चों जो मोहित है, मोहित का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये नाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने एक डेफिनेशन बचपन से लेकर आज तक पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा नया सीखेंगे। देखिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आज मॉडिफाई करेंगे। अगर मैं नाउन की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। क्या कहा, अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज को अगर आप नाम दे सकते हो तो वो अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। तो बेसिक बात तो वो समझेंगे बच्चों। मोहित का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन क्या होता है भाई, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का जो नाम है, पर्टिकुलर नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब जो ये नाउन है, इस नाउन की क्या खास बात है, ये नाउन हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। एक बात समझेंगे, कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगा। और सेम चीज ऑब्जेक्ट के साथ है, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसके दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगा। सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कि राम इज गोइंग टू स्कूल। बहुत ही बेसिक लेवल पे बातें कर रहा हूं, धीरे धीरे लेवल को हम एडवांस पे लेके चलेंगे। राम इज गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा राम। अब हमने पहचान लिया राम हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इस सब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन निकल के आएंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो नाउन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है या प्रोनाउन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। अब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, अगर किसी का नाम है तो नाम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहता है बेटा, नाम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन रहेगा। तो यहां पे ऑटोमेटिकली राम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बना, नाउन बन गया। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल देख के यहां पे मैं आपको समझाऊं, तो अब मैं राम की जगह पे अगर लिख दूं ही इज गोइंग टू स्कूल, क्या लिखा मैंने, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वही है सेंटेंस के सब्जेक्ट के दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब अगर कोई नाम है तो नाउन होगा। अब ही किसी का नाम तो है नहीं, ये तो किसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब ये किसी का नाम नहीं है तो ये नाउन नहीं हो सकता, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि भाई नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी भी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब साहब अगर नाउन नेमिंग वर्ड है तो फिर प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन सुनने में देखने में एक जैसे लग रहे हैं, कुछ खास फर्क तो है नहीं, बड़ा ही आसान है इसको समझना बच्चे। नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया दूसरा जो शब्द होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर से एग्जांपल देके समझाऊंगा। फिर से एग्जांपल है कि मोहित इज माई फ्रेंड एंड ही इज अ प्लेयर। अब मैंने बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने दिया, मोहित इज माई फ्रेंड एंड ही इज अ प्लेयर। अब देखिए मैं यहां बात कर रहा हूं मोहित की, कि मोहित जो है मेरा दोस्त है और वो एक खिलाड़ी है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें जो हमने ही का यूज करा है, ये किसकी जगह पे किया है, मोहित की जगह पे किया है। मोहित इज माय फ्रेंड एंड मोहित इज अ प्लेयर, ये बात सुनने में थोड़ी सी ओड लग जाती। तो क्या करा हमने, जो नाउन यूज करा था मोहित, इस नाउन की जगह पे हमने एक और शब्द इस्तेमाल कर दिया जो है ही। अगर जो ये ही है ना, अब इस ही का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इससे क्या बात समझ में आई भाई, नाउन की जगह पे या नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जिस शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अब बड़ी सिंपल सी बात हमारे समझ में आ गई भाई कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड है। क्या है भाई, नेमिंग वर्ड, भाई किसी को जो नाम दे दिया वो हमारा नाउन हो गया।
अब इस नेमिंग वर्ड की जगह पे कोई भी दूसरा शब्द आप लिखते हो, जैसे राम के लिए क्या लिख सकते हैं हम, ही लिख सकते हैं, सीता के लिए क्या लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही किसी और के नाम के लिए क्या जाएगा, ही आ जाएगा, तो वैसे ही हो गया, शी हो गया। कोई अगर जगह है, कोई अगर वस्तु है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। तो राम के लिए हमने ही लिखा, सीता के लिए हमने शी लिखा, तो जब हमने राम लिखा तो वो नाउन था, अब इस राम के लिए जब ही लिख दिया तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए गए शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वैसे जब सीता लिखा तो हमारा क्या था, नाउन था, लेकिन जब सीता की जगह पे शी लिख दिया तो हमारा प्रोनाउन बन गया। मैं यहाँ पे देहरादून अगर लिख देता हूँ तो देहरादून हमारा नाउन हो गया, देहरादून की जगह पे अगर मैंने इट लिख दिया तो वो हमारा प्रोनाउन हो गया। तो यहां से बात क्लियर कि नाउन की जगह पे या नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। चलो भाई, प्रोनाउन तक की बात समझ में आ गई। अब हमारे पास ऑप्शन है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए बच्चों, मैं अभी इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। अभी तो नाउन को अपन जब पढ़ेंगे तो 5 से 6 लेक्चर कम से कम लगेंगे इसके अंदर, प्रोनाउन के अंदर भी सेम लेक्चर्स लगेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि नाउन होता क्या है कौन से खेत की मूली, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो नाउन समझा, प्रोनाउन समझा, अब हम समझेंगे एडजेक्टिव को। देखिए जी, एडजेक्टिव क्या है भाई, एडजेक्टिव वो आदमी है जो हमेशा नाउन की तारीफ करेगा। एडजेक्टिव क्या करेगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन की तारीफ करेगा, यानी कि नाउन की क्वालिटी को, नाउन की विशेषता को या नाउन के बारे में बताने वाले शब्द को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का काम सिर्फ एक है। एडजेक्टिव जैसे आपने देखा ना, पहले पुरानी मूवीज में क्या होता था, राजाओं महाराजाओं वाले टाइम पे, कि राजा की तारीफ करने के लिए एक स्पेशल बंदा अपॉइंट होता था, उसका काम ही ये था दरबार के अंदर बैठ के राजा की हर बात की तारीफ करना, राजा की वाहवाही करना, प्रशंसा करना। तो ये सेम काम एडजेक्टिव का है। ये एडजेक्टिव कुछ नहीं करता, एडजेक्टिव नाउन की तारीफ करेगा या नाउन के बारे में बताएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखूं, आई हैव अ कार, मैंने एग्जांपल लिखा आई हैव अ कार, तो जवानों कार हमारे पास क्या है, कार हमारे पास नाउन है। क्या है बेटा, कार हमारा नाउन है। अब इस नाउन के बारे में किसने बताया, नाउन के बारे में ए ने बताया। ए ने ये बात क्लियर कर दी, मेरे पास केवल एक ही कार है, मेरे पास केवल एक कार है। सो आई हैव अ कार में ए ने बताया कि कारें कितनी हैं। तो कार के बारे में बताया किसने, ए ने। अब ए हमारा क्या है, बहुत बच्चे इसको कहेंगे भाई सर ये तो आर्टिकल है। प्यारे बच्चे, आर्टिकल तो है, आर्टिकल को ही हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, और डिटर्मिनर जो है एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। जब भी देखिए, नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे या एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो अब कंफ्यूज मत होना कि सर आपने आर्टिकल यूज कर दिया, ए तो आर्टिकल है, आर्टिकल को आप एडजेक्टिव कैसे कह रहे हो। अरे नाउन के बारे में जो बताएगा उस आर्टिकल को मैं डिटर्मिनर करूंगा, डिटर्मिनर जो है एडजेक्टिव की तरह ही एक्ट या रिएक्ट करता है। चलो यहां से अगर आपका एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा तो एक और बात समझा देता हूं आपको, एक और एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल है भाई, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब देखो राम हमारे पास नाउन है, ठीक है जी। अब ये नाउन जो है राम इज क्या है, अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। फिर से हमारे पास बॉय यहां पे क्या है, नाउन है। अब राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो गुड क्या है सेंटेंस में, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव तारीफ कर रहा है। किसकी तारीफ कर रहा है, राम की तारीफ कर रहा है। राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय मतलब राम एक लड़का है, लेकिन मैंने इसकी तारीफ कर दी, राम एक अच्छा लड़का है। तो एडजेक्टिव ने क्या करा भाई, एडजेक्टिव ने तारीफ करी। तो आपको बात समझ में आई कि नाउन की विशेषता या नाउन की क्वालिटी या नाउन के बारे में जो भी शब्द कुछ बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे या डिटर्मिनर कहेंगे, और डिटर्मिनर हमारे आर्टिकल ए को भी हम कहते हैं। अब ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब देखो हम धीरे धीरे सारी बातों को पकड़ रहे हैं। नाउन से हमने एक चीज उठाई, क्या उठाया, नाउन से हमने राम उठाया, राम है हमारा उठ गया। राम इज या बल्कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो नाउन से हमने राम उठाया। अब मैं इस सेंटेंस को आगे ऐड ऑन करूंगा, राम इज गोइंग टू मार्केट एंड ही विल बाय समथिंग फ्रॉम देयर, ये मैं कह सकता हूं। तो ही हमारा किसकी जगह पे आ गया, फिर नाउन की जगह पे ही आ गया। अब राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई।
अब हमें यह पता है कि नाउन क्या है, हमें पता है प्रोनाउन क्या है, हमें पता है एडजेक्टिव क्या है, हमें पता है किसी का नाम नेमिंग वर्ड किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का नाउन है, उसकी जगह पे अगर कोई दूसरा शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन है। बात क्लियर है। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? एडजेक्टिव इस नाउन की क्वालिटी, नाउन की विशेषता या नाउन के बारे में बताने का काम करता है। अब इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें बेसिक ओवरव्यू मिल गया कि ये एक्चुअल में होते क्या है और कैसे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की। भाई ये वर्ब क्या है? वर्ब को हमेशा कहा जाता है बच्चे एक्शन वर्ड। वर्ब को कहा जाता है एक्शन वर्ड। अब सेम सेंटेंस में राम इज गोइंग में वर्ब क्या है? गोइंग हमारे पास यहां पे मेन वर्ब है और इसको हेल्प कर रहा है इज, तो इज हमारा यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सो राम इज गोइंग टू मार्केट। अब बात समझिए, राम क्या एक्शन कर रहा है भाई? राम का एक्शन क्या है? राम का एक्शन है जाना। राम का एक्शन है जाना, तो एक्शन को बताने का काम ये वाला शब्द कर रहा है, तो एक्शन को बताने का काम गोइंग ने किया, इसीलिए हमने गोइंग को क्या कहा? मेन वर्ब कहा। मेन वर्ब यानी कि वर्ब। अब वर्ब तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, वर्ब क्या कहानी है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड, यानी किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होगा उसको हम वर्ब कहेंगे। सिंपल सी बात है। मैं अभी आपसे कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा एक्शन क्या है? पढ़ाना है। आई एम टीचिंग, तो टीचिंग मेरा वर्ब हो गया। मैं खेल रहा हूं, तो खेलना मेरा एक्शन हो गया। मैं जा रहा हूं, जाना मेरा एक्शन हो गया। मैं सो रहा हूं, सोना मेरा एक्शन हो गया। किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है उस एक्शन को हम क्या कहेंगे बेटे? वर्ब कहेंगे। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन समझा, प्रोनाउन समझा, एडजेक्टिव समझ लिया, अब थोड़ा सा हमने वर्ब भी समझ लिया। ठीक है जी। अब बात आती है एडवर्ब की। एडवर्ब क्या करेगा भाई? एडवर्ब भी जिस तरीके से नाउन की विशेषता को बताने का काम एडजेक्टिव कर रहा था या नाउन के बारे में बताने का काम एडजेक्टिव कर रहा था, वैसे ही पूरे सेंटेंस या पूरे नाउन या प्रोनाउन किसी के भी बारे में बताने का काम करेगा एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं बेटा। नाउन की विशेषता को बताने के लिए केवल, देखिए नाउन की विशेषता को बताने का काम केवल एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव, बल्कि उल्टा बोल दिया मैंने, एडजेक्टिव जो है हमारा वो क्या करेगा? वो केवल नाउन को क्वालिफाई करेगा, केवल नाउन की विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव ना तो प्रोनाउन की क्वालिटी बता सकता है, ना वर्ब की, ना एडवर्ब की, ना प्रेपोजिशन की, ना कंजक्शन की। जो एडजेक्टिव है वो केवल और केवल क्या करेगा भाई? नाउन की विशेषता या नाउन के बारे में बताएगा। लेकिन जो ये एडवर्ब है ये किसी के भी बारे में बता सकता है, ये किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रोनाउन को भी कर सकता है, नाउन को भी कर सकता है, ये खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रेपोजिशन को भी कर सकता है, कंजक्शन को भी कर सकता है, और ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो यानी कि जहां पे एडजेक्टिव की शक्तियां खत्म हो जाती हैं वहां पे एडवर्ब की शक्तियां जो है शुरू होती हैं। तो एडवर्ब के बारे में पता चला। अब हम बात करेंगे बेटा प्रेपोजिशन की। देखिए प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन का यूज कहां करते हैं? तो प्रेपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन, किसी भी जगह की पहले की कंडीशन को बताने के लिए प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। भाई सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपके लिखूं, सामने लिखूं कि आई या ही इज गोइंग। अब मैंने इतनी बात लिख दी आपके सामने, ही इज गोइंग, आपके समझ में आ गया वह जा रहा है। लेकिन अगर मैं ही इज गोइंग के बाद में टू लिख दूं, ही इज गोइंग टू, अब टू हमारा क्या है यहां पे बेटा? टू हमारा है प्रेपोजिशन। तो जैसे ही मैंने टू को लिखा, अब एक बात यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई है क्या? जैसे ही प्रेपोजिशन आ गई, अब इसके बाद कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। देखिए बात को समझिए, जब तक सेंटेंस इतना था ही इज गोइंग, सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेपोजिशन ऐड कर दिया अब मुझे आगे कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। और एक बात आगे रखना, जो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक नाउन दिखेगा। तो ही इज गोइंग टू, कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है, फॉर स्कूल जा रहा है फॉर एग्जांपल। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा ही इज गोइंग टू स्कूल। जब तक प्रेपोजिशन के बाद आप कोई नाउन नहीं लिख दोगे तब तक वो सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा। और याद रखना प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है। प्रेपोजिशन के बाद या प्रेपोजिशन हमेशा फॉलो करती है किसको? एक नाउन को। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बात आ रही है कंजक्शन की। कंजक्शन क्या करता है भाई? कंजक्शन दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है।
दो चीजों को, दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को, दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए मैं बार बार राम इसलिए लिखता हूं कि पढ़ाने के चक्कर में भगवान का नाम लिया जाता है, ठीक है, तो राम नाम बार बार जबान पे है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो क्लास में मेरे एग्जाम्पल्स में राम का नाम बार बार मैं इसलिए लेता हूं ताकि इस बहाने कुछ पुण्य कर ले, अच्छा काम कर ले। तो राम एंड रोहन, देखिए जब मैंने राम एंड रोहन कहा तो राम और रोहन दोनों के को आपस में कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, और एंड ही हमारा क्या है बेटा, एंड ही कंजक्शन है। कंजक्शन दो नाउन, दो सब्जेक्ट, दो लोगों, दो सेंटेंसों या किन्हीं भी दो वाक्यों, दो फ्रेज को आपस में जोड़ने का जो काम करता है उसी को हम कहते हैं कंजक्शन। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आप पढ़ते हो फीलिंग को कई बार बताने के लिए, अरे वाओ कितना शानदार है ये, तो इस कंडीशन में हम जो है इंटरजेक्शन की बात करेंगे। तो अब यहां पे आपको इतना तो बेसिक सा स्ट्रक्चर बेटा समझ में आ गया होगा कि भाई लेटर बड़ी आसान सी बात है, किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर है वो कौन कौन से होंगे, भाई जो होते हैं लैंग्वेज के अंदर ABCD XYZ हमारे लेटर हैं, उन्हीं लेटर्स को जब हमने इकट्ठा कर दिया एक सही अरेंजमेंट में तो क्या बन गए, वो वर्ड बन गए। जब वो वर्ड बने तो हर वर्ड का अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, अब एक्चुअल में नाउन क्या होता है ये हमने सीखा, प्रोनाउन क्या होता है ये सीखा, एडजेक्टिव क्या होता है ये सीखा, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू हमने देखा, सीखा और पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भाई कि हमारा फ्रेज क्या होता है, उसके आगे हम पढ़ेंगे क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के बाद फिर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और जब इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो ग्रामर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपने चैप्टर्स यानी कि टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जहां पे टेंस पढ़ेंगे, कंजक्शन, बहुत सारे चैप्टर जो है सारे पढ़ेंगे। तो बच्चों डेली आपको अब इसी चैनल पे एक वीडियो एवरीडे प्रोवाइड कराया जाएगा इंग्लिश ग्रामर के लिए। एनडीए की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को ज्वाइन करो और मजे से पढ़ो, एंड बहुत सारी मजेदार बातें आपको आगे मिलेंगी, मजेदार लेक्चर आपको मिलेंगे। एंड पहले एक बार बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद फिर अपन लाइव इंटरेक्शन किया करेंगे, और लाइव सेशन में यहाँ पे खड़े होके लिया करूंगा, और मुझे बड़ा मजा आता है लाइव सेशन लेने में। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपनी फ्रेज से। तब तक आपके लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत, मिलता हूं जल्द।